हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अवस्थी मेंशन में बरवन मसर जी के खास दोस्त दीनू अदिति के सामने खड़े हुए थे, जिसे अदिति बचपन से लेकर अब तक उसे जानती थी। क्योंकि अदिति जब छोटी थी, दीनू अक्सर उसके लिए चॉकलेट्स और खाने की चीज़ें लाया करते थे, जिस कारण अदिति उनके काफ़ी करीब थी। और अचानक उनके मुँह से सब कुछ सुनते हुए अदिति को ना चाहते हुए यकीन करना पड़ रहा था। अदिति को चुप देखकर शैलेंद्र दोनों को इशारा करते हैं, जिस पर दीनू अदिति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते, बेटा मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छे हैं और तुम उनके साथ रहो। तुम्हारे सीनियर और उनकी फैमिली ने तुम्हारे पापा को मार डाला। अदिति अपनी आंखों में नमी लिए दीनू की तरफ देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना अंकल, सीनियर ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पापा को क्यों मारेंगे? वो तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। दीनू अदिति के बात पर जल्दी से बोले, नाटक करते हैं। जब कोई उनका काम सही से ना करे तब वो अपना गुस्सा उन पर उतारते हैं। देखो मुझे उन्होंने कितना मारा है। ये कहते हुए दीनू अपने हाथ की तरफ इशारा करता है, जिसमें काले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरीके से मारा हो। जख्म को देखते हुए अदिति बुरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि पिछली रात उसके ऊपर भी शोभित ने अपना गुस्सा उतारा था, जिसे याद करते हुए उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदिति कुछ कहती उससे पहले ही एंट्रेंस से गुस्से भरी आवाज़ आती है, अदिति। शोभित की आवाज़ को सुनकर अदिति घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर शोभित अपनी लाल आंखों से शैलेंद्र को घूरे जा रहा था। शोभित अपने तेज कदमों से अंदर आकर शैलेंद्र के सामने खड़ा हो अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदिति को किडनैप करने की? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या शैलेंद्र अवस्थी? शोभित की बात पर शैलेंद्र सोफे से खड़े हो उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें भी अच्छे से पता है शोभित सारंग, अदिति मेरी बेटी है और तुम्हारे फैक्ट्री में उसके पापा की जान गई। शोभित शैलेंद्र के कॉलर को गुस्से में पकड़ कर बोला, तो वो एक हादसा था, और जहाँ तक बात है अदिति की तुम्हारी बेटी होने का, अदिति मेरी बीवी है। शैलेंद्र शोभित को खुद से दूर करते हुए बोले, तमीज से बोलो। शोभित अपनी पकड़ शैलेंद्र के कॉलर पर और मजबूत करते हुए बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अदिति हिम्मत करके शोभित को शैलेंद्र से दूर करते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हो, छोड़िए उन्हें। शोभित अदिति को खुद से दूर करते हुए बोला, चुपचाप खड़ी हो, इस मामले में पढ़ने की कोशिश मत करो। अदिति अपनी आंखों में आंसू लिए शोभित को शैलेंद्र से दूर करते हुए बोली, क्यों ना पढ़ूं मैं इस मामले में? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अब सब कुछ समझ आता है। आपने मेरे पापा को मार डाला, क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने? ये कहते हुए अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही शोभित के कान शून्य हो गए थे। वो हैरानी से अदिति की तरफ देखे जा रहा था। शैलेंद्र शोभित की पकड़ को खुद से ढीला पाकर उसे दूर करते हुए अदिति को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा है ना यहाँ पर, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। शोभित अदिति को शैलेंद्र के नज़दीक देख उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अदिति डर से शैलेंद्र से और ज़्यादा चिपक जाती है, जिस पर शोभित के कदम रुक जाते हैं। अदिति शैलेंद्र से चिपके हुए अपनी आंखों में आंसू लिए शोभित से बोले, आप हमेशा मुझ पर अपना गुस्सा उतारते हो, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे पापा को क्यों मारा? शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करे अदिति के देखते हुए बोला, मैंने किसी को नहीं मारा अदिति, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस कारण मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते हुए शोभित अपने हाथ को जोड़ लेता है। शैलेंद्र बाजी को पलटता हुआ देखकर अदिति को अपने और नज़दीक लाकर शोभित से बोले, नाटक करना बंद करो। शोभित सारंग, तुमने अदिति को अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम उसका फायदा उठा सको, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। शैलेंद्र की बात पर शोभित अदिति को अपनी तरफ खींचकर शैलेंद्र के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, जिस कारण शैलेंद्र के मुंह से खून आने लगता है। शोभित अदिति को आगे खड़ा कर शैलेंद्र के कॉलर को पकड़कर बोला, और उसका क्या जो तुमने किया है? अपने खुद के भाई को धोखा दिया, शादीशुदा होने के बावजूद निधि माँ को प्यार का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया और पैसे के लालच में उन्हें छोड़ दिया।
शैलेंद्र शोभित को खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोला, मतलब तुम्हें पता था कि मैं अदिति का बाप हूँ, लेकिन फिर भी तुमने अदिति से इस बात को छुपाया क्यों? क्योंकि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होता मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का। अदिति हैरानी से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता था कि ये मेरे पापा हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये बात छुपाई। शोभित अदिति के बाजू को कसकर पकड़ अपने करीब लाकर बोला, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है अदिति? इस आदमी ने पैसे के लालच में तुम्हारे मॉम को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अदिति अपनी आंखों में नमी लिए शोभित को खुद से दूर करते हुए बोले, आपने मुझसे बात छुपाई। आपको पता था कि मेरे पापा हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये बात छुपाई क्यों? शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस घटिया इंसान का साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। अदिति रोते हुए शोभित को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोले, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। शोभित अदिति को खुद से दूर करके बोला, तुम्हें असलियत कभी समझ आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस इंसान ने एक बार कहा कि वो तुम्हारा बाप है। मेरा सारा प्यार, मेरी परवाह, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। अदिति चिल्लाते हुए बोली, अपनी जितनी मेरी परवाह की उससे ज़्यादा मुझे डांटा, मुझसे बातें छुपाई, और कल रात आपने। ये कहते हुए अदिति रोना शुरू कर देती है। शैलेंद्र अदिति की आधी बात को सुनकर शोभित को घूरते हुए बोले, क्या क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? शोभित शैलेंद्र की बात को इग्नोर कर अदिति के सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो अदिति, मुझे इस तरीके से तुम्हारे साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो। शोभित को घुटने के बल बैठता हुआ देखकर अदिति आगे बढ़कर उसके सामने बैठते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। शोभित अपनी आंखों में नमी लिए अदिति के हाथ को पकड़कर अपने होठों से लगाकर बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अदिति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं दोबारा तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। अदिति की तरफ देखते हुए रूंधी आवाज़ में बोली, आपने मुझसे छुपाया कि मेरे पापा आपकी फैक्ट्री में मारे गए। आपने कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। शोभित अदिति के हाथ को मजबूती से पकड़े उसकी तरफ देखते हुए बोला, अदिति, मैंने सब कुछ तुम्हारी मॉम को बताया। उन्होंने मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अदिति शोभित अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, क्यों नहीं बताया मुझे पूरा हक है अपने फैमिली के बारे में जानने का, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, आई प्रोमिस, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, प्लीज़। अदिति, नाराज होना बंद करो ना। तभी वहाँ पर मृत्युंजय, अमृत, राजीव, विप्लव, सुधांशु आ जाते हैं। शोभित को इस तरीके से घुटने के बल बैठा हुआ देखकर विप्लव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, बनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। अदिति शोभित के हाथ को अपने चेहरे से हटा खड़ी होकर विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तुमने क्या क्या छुपाया है बापी? तुम्हारे भाई में सब कुछ छुपाया है मुझसे। अदिति की बात सुनकर विप्लव कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा बन्नी? अदिति मृत्युंजय के पास जाकर बोली, आपको सब कुछ पता था ना भैया? मृत्युंजय एक नज़र शोभित को देखने के बाद अदिति से बोला, शोभित ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, सब कुछ मैंने छुपाया है। मुझे पहले पता था कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, और मुझे ये भी पता था कि तुम शैलेंद्र अवस्थी की बेटी हो। मैं ही तुम्हारी मॉम को ढूंढ कर तुम्हारे सामने लेकर आया था। शोभित का इन सब में कोई हाथ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। मृत्युंजय की बात को सुनकर अदिति उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब सब कुछ आपका प्लान था, मुझे बेवकूफ़ बनाने का? आपका प्लान था? क्यों? क्योंकि आप मुझे अपने आशानों की तरह दबा कर रखना चाहते हैं। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही, और हम इस बात को तुम नहीं भूल सकती कि तुम शोभित की बीवी हो, इसलिए
चुपचाप घर चलो। अदिति 2 कदम पीछे होकर बोली, मुझे नहीं जाना उस घर में। मुझे नहीं रखना आपके भाई से कोई रिश्ता। मुझे नहीं रहना आप जैसे काले दिल वाले लोगों के साथ जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, अपनी बीवी को उठाओ और चलो। शैलेंद्र मृत्युंजय की बात पर गुस्से में आगे आकर बोले, तुम इस तरीके से मेरी बेटी को जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकते। और जहां तक बात रहे शादी की, उसकी सिर्फ सगाई हुई है। अमृत शैलेंद्र की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम लोगों ने लीगली तौर पर शोभित और अदिति की शादी करवा दी है। भले ही दुनिया वालों की नज़र में वो लोग सिर्फ मंगेतर हो, लेकिन वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। अदिति अमृत की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, और आपको पता था कि ये दिन एक न एक दिन आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने मुझे जानबूझकर इस रिश्ते में फंसाया है। विप्लव हैरानी से अदिति की तरफ देखते हुए बोला, मेरे भाई और तुम्हारा रिश्ता तुम्हें एक जाल लग रहा है अदिति। अदिति विप्लव की बात पर बोली, बिल्कुल सही। जो सिर्फ झूठ के स्तंभ में खड़ा हुआ है, और आज जब वो सारे झूठ सामने आ रहे हैं तो हमारे रिश्ते का महल भी डगमगा रहा है। इससे पहले कि वो गिर जाए, सभी यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं जाना उस घर में। शोभित खड़ा होकर अदिति के सामने आकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें बनाया है ना, तो मैं तुम्हें ज़मीन पर भी ला सकता हूँ, इसलिए इज्जत के साथ चलो। इतना कहकर शोभित कसकर अदिति के हाथ को पकड़ लेता है। अदिति शोभित से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, शोभित जी, आप इस तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। शोभित पलटकर अदिति को उसकी आंखों में आंखें डाल उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें जबरदस्ती का मतलब नहीं पता अदिति, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। शैलेंद्र शोभित को अदिति को ले जाता हुआ देख उसे अदिति से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम इस तरीके से मेरी बेटी को जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। राजीव शैलेंद्र की बात पर बोला, तुम क्यों फ़ोन करोगे, मैं कर देता हूँ कमिश्नर को, फिर तुम्हारे जितने काले कारनामे हैं सब भी सामने आएंगे। शैलेंद्र राजीव की बात पर उसे घूरते हुए बोले, लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। राजीव शैलेंद्र के मुंह पर एक घूंसा जड़ देता है और उसे कॉलर को कसकर पकड़ते हुए अपने दांत पीस कर कहता है, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। अगर मेरी फैमिली की तरफ अपनी गंदी नज़र डाली तो, और जहाँ तक बात है मेरी बीबी के, उसे छूकर मत दिखाना, दोबारा अपने हाथ से खाना खाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहकर राजीव शैलेंद्र को धक्के के साथ छोड़ देता है। शोभित अदिति को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने कंधे पर उठा जबरदस्ती लेकर अवस्थी मेंशन से बाहर चला जाता है। सभी लोग शोभित के पीछे पीछे अवस्थी मेंशन से बाहर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद शैलेंद्र अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ कर दीनू की तरफ देखते हुए बोला, तुमने काम कर दिया है ना। दीनू अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस सर। शैलेंद्र के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। इधर अनमोल का अपार्टमेंट में अनमोल लगातार रिया को देखे जा रहा था। उसने रिया के कपड़े चेंज कर अपना टी शर्ट और शर्ट्स रिया को पहना दिए थे। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अनमोल रिया की फरफराती हुई पलकों को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिस पर रिया अपनी आंखें खोलकर अनमोल की तरफ देखती है। रिया पहले अनमोल को देख कंफ्यूज होती है, फिर उठकर तुरंत उसे कसकर गले लगा लेती है, जिस पर अनमोल उसे शांत करते हुए उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, शांत हो जाओ रिया। रिया अनमोल के गले लगाकर रोने लगती है, जिस पर अनमोल अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है और उसे शांत ना करवाते हुए उसके पीठ को बस थपथपाता रहता है। कुछ देर तक रोने के बाद रिया का रोना सिसकियों में बदल जाता है, जिस पर अनमोल रिया को खुद से अलग कर उसके चेहरे को पकड़ कर कहता है,
तुम पानी में डूब रही थी, किसने किया ये सब? तुम्हें तैरना आता है अच्छे से? रिया अपनी आंखों में नमी लिए अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं ही पानी में डूब रही थी क्योंकि मेरे सिर पर चोट लग गई थी। रिया के साफ झूठ पर अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुमसे एक्सपीरियंस में और उम्र में दोनों में बड़ा हो, मुझसे झूठ बोल रही हो क्यों? किसने बचाना चाहती हो? रिया अपनी नज़रें चुराते हुए, मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, सच में मेरा पैर फिसल गया था। अनमोल रिया को बुरी तरीके से घूरने लगता है, फिर रिया की आंखों पर फूंक मारते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी बात पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, तुम्हें भूख लगी है। रिया अनमोल को नॉर्मल बात करता हुआ देख अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने क्या बनाया है? अनमोल बिस्तर से उठकर खड़ा होकर बोला, जाकर शावर ले लो, तब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देता हूँ। ऑलरेडी शाम ढल रही है। अनमोल की बात पर रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आज रात मैं आपके साथ रह सकती हूँ? अनमोल मुड़कर रिया को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे पापा? रिया अनमोल दांत दिखाते हुए बोली, पापा बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी हैं, तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ। अनमोल 2 मिनट रिया को घूरने के बाद अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, जाकर फ्रेश हो जाओ। जिस पर रिया बिस्तर से उतरते हुए बोली, हम मूवी डेट पर चलें। अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जो तुमने आज क्लास बंद किया है ना, उसका रिवीजन करना है तुम्हें। बड़ी आई डेट पर जाओगे, चलो चुपचाप जाओ, फ्रेश होकर आओ। इतना कहकर अनमोल कमरे से बाहर चला जाता है। रिया जाते हुए अनमोल को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, एक प्रोफेसर के डेट करने के जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान। इतना कहते हुए रिया मुंह बनाते हुए अलसाए घोड़े की तरह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर अनमोल रिया के फ्राइड राइस बना रहा था, तभी रिया भी फ्रेश होकर आ जाती हैं और पीछे से अनमोल को गले लगाते हुए कहती है, क्या बना रहे हैं? जिस पर अनमोल बिना रिया की तरफ देखे बोला, भेजा फ्राई बना रहा हूँ, खाओगी? रिया बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ये कौन सा फ्राई है, मैंने पहली बार सुना है। अनमोल पलट कर रिया की तरफ देखने के बाद बोला, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। रिया पानी और प्लेट उठाते हुए बोली, मैं हेल्प करती हूँ ना। अनमोल 2 मिनट रिया को गौर से देखने के बाद अपना सिर हिला देता है और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन काफ़ी देर से चमक रही थी। अनमोल टीवी ऑन कर देता है, जिसमें न्यूज़ चल रहा था। अचानक रिया के कान में एक न्यूज़ जाती है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जिया अग्रवाल ने की सुसाइड करने की कोशिश। रेस्क्यू टीम ने उन्हें अपने जान पर खेल कर बचाया। जब रिया के कान में ये न्यूज़ जाती है, उसके हाथ से प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है और वो हैरानी से टीवी की तरफ देखने लगती है। अनमोल प्लेट के टुकड़ों को उठाते हुए बोला, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? रिया अनमोल की बात सुन उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप हैरान नहीं हो? अनमोल रिया के बात पर एक नज़र से देखने के बाद बोला, न्यूज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि वो सच में सुसाइड कर रही थी या कोई उसे करने पर मजबूर कर रहा था। स्ट्रेंज। अनमोल की बात पर रिया कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? अनमोल अपना फ़ोन निकाल कर रिया के सामने रख देता है, जिसमें स्विमिंग पूल का वही वीडियो चल रहा था जिसमें युवराज ने रिया को बचाया था और जिया ने वो वीडियो बनाई थी। रिया आंखें बड़ी कर वीडियो की तरफ देखने लगती है, फिर घबराई हुई नज़र से अनमोल की तरफ देखती है, जो कि बिना किसी भाव को उसे देखे जा रहा था। रिया अनमोल के इमोशनल नज़र पर घबरा कर बोले, आप? अनमोल रिया के होठों पर उंगली रखकर धीरे से बोला, शश, कुछ मत कहो, मैंने आज तक कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, मैं दूसरों को भी ये इजाज़त नहीं देता। जिया अग्रवाल जिंदा है, लेकिन ये उसकी आखिरी गलती है। अगर दोबारा उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा।
रिया फटी आंखों से अनमोल को देखते हुए बोली, अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? अनमोल रिया के गाल पर उंगली चलाते हुए एहसास के साथ बोला, मैं अपनी गाड़ी पर एक स्क्रैच बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। सजा बहुत छोटी थी और फ़र्क चाहिए किसे। वो मेरे लिए तुमसे लड़ रही है और मैं तुम्हें पहुंचाए हर चोट का बदला उससे ले रहा हूँ। अनमोल की बात पर रिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अनमोल रिया के जोलाइन को पकड़कर बोला, रिया तुम्हें चोट बहुत कम आई है इसलिए वो जिंदा है। तुम्हें अगर कुछ होता तो मैं उसे वो मौत देता कि हर जन्म में वो प्यार करने से पहले घबराती और 1000 बार सोचती। रिया अनमोल की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हमें खाना खाना चाहिए। अनमोल रिया के गाल पर पिंच करते हुए बोला, चलो बैठ जाओ। रिया अपना सिर हिला देती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। अनमोल उसे खाना सर्व करने लगता है। इधर सारंग बेला में अदिति के गैर मौजूदगी के कारण सभी लोग परेशान थे। महक और वैशाली ऑफिस से घर आ चुके थे और उन दोनों को भी नहीं पता था कि मृत्युंजय और अमृत कहाँ गए हैं, जिस कारण दोनों वहीं मेन हॉल में बैठे हुए थे। तभी बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं और सभी लोग अंदर आते हैं। शोभित ने अदिति के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। निधि जी जल्दी से अदिति के पास आकर बोली, तुम कहाँ थी? इतना वक्त लगता है घर आने में? शोभित निधि जी की बात पर बोला, निधि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, बल्कि मुझे आप सब लोगों से बात करनी थी। ये कहते हुए शोभित घर के सभी लोगों की तरफ देखता है। रचना शोभित की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है शोभित? अदिति कसकर शोभित के हाथ को पकड़ लेती है, जिस पर शोभित उसे एक नज़र घूरने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने और अदिति ने शादी कर ली है। शोभित की बात पर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। रचना शोभित की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, तुम ही थे ना जिसने कहा था कि तुम 2 साल इंतजार कर लोगे और अचानक कौन सी चूल मच गई तुम्हें अचानक शादी करने की? रचना की नाराजगी भरी आवाज़ पर शोभित बोला, क्योंकि मैं अदिति के बगैर नहीं रह सकता और मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। शोभित की बात पर सुन पीताम्बर रचना के कंधे पर हाथ रख शोभित से बोले, ठीक है, लेकिन सबको बताने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। उसके बाद शोभित निधि जी की तरफ देखते हुए बोला, निधि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए अदिति से शादी कर ली। निधि जी शोभित के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो और मुझे पता है कि मेरी बच्ची को तुमसे अच्छा हम सफ़र कहीं नहीं मिलेगा। अदिति शोभित के हाथ से अपना हाथ छुड़ा निधि जी से बोली, आप गलत कह रही हो मॉम, इनसे भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। अदिति के बात पर सभी लोग अदिति की तरफ देखने लगते हैं। वहीं निधि जी अदिति को घूरते हुए कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? अदिति निधि जी के बात पर उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, आपको पता था मॉम, इनकी ही फैक्ट्री में पापा की जान गई है। मैंने बर्मन मंसल की बेटी नहीं बल्कि शैलेंद्र अवस्थी की बेटी हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इन सब चीज़ों को छुपाया क्यों? महक अदिति की बात सुन हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जो कि बिना किसी भाव के अदिति को देख रहा था। वहीं अदिति की बात सुन रचना निधि जी की तरफ देखते हुए बोले, आपकी बेटी क्या कह रही है निधि जी? निधि जी कुछ कहते उससे पहले ही शोभित रचना से बोला, अदिति सही कह रही है मॉम। अदिति बंसल नहीं बल्कि अदिति अवस्थी है और मुझे इस असलियत के बारे में पता है। रचना अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम्हें ये सब कुछ पता है, लेकिन तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? जिस पर शोभित बिना किसी भाव के बोला, हमें लड़की से मतलब है मॉम, उसके सरनेम से नहीं। ये सुन रचना गुस्से से बोली, हमें सरनेम से भी मतलब है। किसी को भी मुंह उठाकर हम सारंग परिवार की बहू नहीं बना सकते। सावित्री जी रचना का साथ देते हुए शोभित से बोली, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शोभित।
नीति जी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसे बिना किसी गलती के सजा मत दीजिए। रचना निधि की बात पर बोली, गलती सिर्फ ये है निधि जी कि आपने हमसे बात छुपाई, आपको बताना चाहिए था कि आपकी बेटी नाजायज़ है। महक रचना की बात सुनकर बोली, चाची इसमें अदिति की कोई गलती नहीं है, उसे इन सब में घसीटना सही नहीं होगा, अब तो वो शारंग परिवार की बहू है। अदिति जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस चुप हो जाइए सब लोग अदिति की तरफ देखने लगते हैं। अदिति निधि जी के पास आकर उनके हाथ को पकड़कर बोली, हम मनाली चलते हैं मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। निधि जी अदिति की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो, शोभित तुम्हारा पति है और अब यही तुम्हारा घर है। अदिति अपनी आंखों में नमी लिए निधि जी की बात पर बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे वापस मनाली जाना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे प्लीज़। शोभित अदिति की बात पर बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ रहोगे। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझ पर चिल्लाते हो, मुझ पर सारे गुस्से उतारते हो। शोभित अदिति की बात सुन अपने दांत पीसकर बोला, मैं तुम पर अपना गुस्सा उतारता हूँ या तुम्हारी फिक्र करता हूँ न। शोभित की बात पर अदिति उसे घूरते हुए बोली, मेरी फिक्र करते हो तो आपने मुझे एक बार भी पूछा वो लड़का कौन था जो मुझे बार बार एकेडमी में परेशान कर रहा था? नहीं, बल्कि आपने मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतारा। ये कहते हुए अदिति अपने फुल स्लीव कपड़े को ऊपर करती है, जिसमें अदिति के हाथों पर शोभित के पकड़ के निशान अभी भी साफ झलक रहे थे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।